अस्सलाम वालेकुम। रूम का नाम है कंटेंट डिस्कवरी जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टिंग पाथ में जो वेब हैकिंग की कैटेगरी है ये उसका दूसरा रूम है। कंटेंट डिस्कवरी क्या होती है इससे पहले हम देखते हैं कंटेंट क्या होता है। वेब एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कंटेंट कुछ भी हो सकता है, एक फाइल हो सकती है, तस्वीर, कोई इमेज, कोई वेबसाइट का फीचर हो सकता है। जब हम कंटेंट डिस्कवरी की बात कर रहे हैं तो हम ऑब्वियस थिंग्स की बात नहीं कर रहे जो हमें वेबसाइट पे सामने सामने नजर आ रही हैं, ठीक है, जो इमीजिएटली हमारे सामने है या जो पब्लिक की एक्सेस में हम उसकी बात कर रहे हैं, जो चीज़ें हमारे पास हिडन है। हिडन फाइल्स में हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं। कोई बैकअप की फाइल मिल जाए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन पैनल मिल जाए, कोई पासवर्ड मिल जाए या कुछ ऐसे पेज मिल जाए जो हमसे छुपे हुए हैं। तो इसके 3 तरीके हैं ढूंढने के, मैनुअल, ऑटोमेटेड और OS इंट का मेथड। तो मशीन हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो 3 मेथड कौन से हैं जो MA और O से स्टार्ट होते हैं, मैनुअली, ऑटोमेटेड और OS इंट का मेथड। मैनुअल डिस्कवरी में पहली चीज़ है robot.txt। जब आप एक वेब पेज बनाते हैं तो उसके अंदर हो सकता है 20-30 कुछ पेजेस हों, उसके अंदर आपने कोई ब्लॉग्स लिखे हैं, कोई कंटेंट हो सकता है उसके अंदर। जब एक आम यूज़र, एक थर्ड पर्सन आप जो आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड है वो आपकी वेबसाइट तक कैसे पहुंचेगा, उसको आपकी वेबसाइट का आइडिया तो नहीं है, तो वो किसी सर्च इंजन के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आएगा, जैसे गूगल या बिंग या इस तरह की कोई वेबसाइट है। तो गूगल या बिंग वगैरह को कैसे पता लगेगा कि आपकी वेबसाइट पे ये कंटेंट एग्जिस्ट करता है, और क्या वो यूज़र के कहने पे आके आपकी वेबसाइट से डेटा ढूंढेगी और दुनिया में इस तरह की लाखों करोड़ों वेबसाइट जो है उनसे डेटा ढूंढ कर उसको प्रेजेंट करेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जो ये सर्च इंजन होते हैं ये एक टाइमली जो है टाइम टू टाइम वेबसाइट्स को क्रॉल करते हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके ब्लॉग्स को, उनके कंटेंट्स को खुद ऑटोमेटेडली रीड करते हैं कि व्हाट दीज थिंग्स आर अबाउट, और बाद में जब किसी और अपने पास इंडेक्स कर लेते हैं, और बाद में जब किसी को वो कंटेंट रिक्वायर्ड होता है, कोई इंटरेस्टेड होता है, तो वो गूगल उसको डायरेक्टली वो चीज़ प्रेजेंट कर देता है, आपकी वेबसाइट का लिंक पास कर देता है कि यहाँ से आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो robot.txt में आप ये चीज़ मेंशन करते हो, सर्च इंजन को ये बताते हो कि आपका स्पाइडर या आपका क्रॉलर जो है ये पेज मेरे देख सकता है और इन पेजेस को इंडेक्स करना अलाउड नहीं है। तो अगर आप वो डिसअलाउड पेजेस, अगर आप एज ए ह्यूमन वो robot.txt की फाइल ओपन करें और उसके अंदर डिसअलाउ की फाइल्स देखें, तो हो सकता है कि वो आपके लिए किसी इंटरेस्ट की हों। तो वो हम देख लेते हैं कि इसकी robot.txt जो हमने वेबसाइट ओपन की है उसमें क्या चीज़ है, ठीक है, जो हमारे लिए किसी तरह फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो यहाँ पे स्लैश करके मैं लिख देता हूँ robots.txt। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं जी, एक है अलाउ में इसने स्लैश लिखा है कि सारे पेजेस अलाउ हैं वैसे, पर एक पेज अलाउ नहीं है, डिसअलाउ कर दिया, स्टाफ पोर्टल, जिसको वेबसाइट्स इंडेक्स नहीं करेंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जी इसने क्यों मना किया है कि स्टाफ पोर्टल में कोई बंदा ना आए। तो इस पर हम कंट्रोल V करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। यू फाउंड द robot.txt एंड पॉइंट। तो इसका मतलब robot.txt की फाइल आपको एक ऐसे पेज पर लेगी कि अदरवाइज जिसका कोई नेविगेशन का लिंक एग्जिस्ट नहीं करता था और जो सर्च इंजन भी आपको नहीं दिखाएगा। तो ये स्टाफ पोर्टल का जो पेज था ये हमें वहाँ से मिला है। द नेक्स्ट थिंग इज़ द फेविकॉन। फेविकॉन क्या होता है कि ये जो टाइटल में आपके पास ये छोटा सा एक तस्वीर नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं फेविकॉन। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स, जैसे हमने पहले भी बात की थी, आजकल फ्रेमवर्क से बनती हैं। लोग स्क्रैच से काम नहीं करते, हर चीज़ स्क्रैच से नहीं लिखते। बने बनाए प्लगइन्स, बनी बनाई थीम्स और एवरीथिंग जो किसी फ्रेमवर्क ने आपको प्रोवाइड किए हम यूज़ करते हैं और जस्ट उसको कस्टमाइज़ करके अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। तो अगर हमें फ्रेमवर्क का पता लग जाए और उसकी कोई वल्नरेबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं तो हम इजीली सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम ईच एंड एवरी वल्नरेबिलिटी जो दुनिया की है वो इसके ऊपर ट्राई करने लग जाए। हमें अपनी रिसर्च को बड़ा नैरो डाउन करना है। तो फेविकॉन से हमें फ्रेमवर्क का कैसे पता लग सकता है? ये एक वेबसाइट बता रहे हैं कि जी इसको ओपन करें, इसके ऊपर हम आपको बता देंगे कि फेविकॉन देख के कि ये कौन सा फ्रेमवर्क इसने यूज़ किया हुआ होगा। तो यहाँ पे नाम तो है फ्रेमवर्क का, पर साथ एक जो है क्या कहते हैं स्ट्रिंग है जिसके अंदर अल्फ़ान्यूमेरिक कुछ वैल्यूज़ हैं, तो इसको हम कहते हैं ये हैश वैल्यूज़ है। इसको हम तस्वीर नहीं पास कर सकते, इसको हैश वैल्यू पास करना होगी। तो हम देखते हैं कि ये किस वेबसाइट के अगेंस्ट हमें कह रहा है कि ये आपको चीज़ करना है। वो कह रहा है कि ये लिंक ओपन करें आप अपने पास। तो इसके अंदर जो फेविकॉन है इसका मुझे बताएं कि ये कौन सा मीन्स के फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से ये वाला पेज बना है। तो आप इसका व्यू पेज सोर्स करो, इसमें ये इमेज देखनी है, तो ये इमेज है जी, image.favicon.io। ये देखें ये वाली इमेज आ गई मेरे पास। ये लिंक कॉपी करें, अच्छा व्यू सोर्स के अलावा करना है, सारा नहीं करना कॉपी, ठीक है। इसको हम करते हैं कॉपी और इसके बाद हमारे पास एक कमांड होती है जिसको हम कहते हैं कर्ल की कमांड। कर्ल की कमांड का क्या मकसद है कि ये जो भी हम इसको चीज़ पास करेंगे URL उसको हमें डाउनलोड करके देगा। तो हम इसको ये पास करते हैं कि डाउनलोड करो। उसके बाद हमने पाइप साइन लगाया और कहा कि हमें इसका MD5 सम चाहिए, ठीक है, हमें इसकी हैश वैल्यू चाहिए जो यूनिक होगी फॉर ईच एंड एवरी इमेज और टेक्स्ट। ठीक है, हमने ये किया, इसने कुछ कैलकुलेशंस की और ये निकाला कि भाईजान ये इसकी जो है हैश वैल्यू। आप इसको कॉपी करो और जो OWASP की वेबसाइट खुल गई थी हमारे पास उसको देखो, उसको पास करो कि क्या इस तरह की कोई हैश वैल्यू आपके पास है। जी है। तो सर्वर का नाम, फ्रेमवर्क का नाम है CGIIRC। ठीक है, हम इसको बता देते हैं कि जी हमें सर्वर मिल गया है और उसका नाम है CGIIRC। ये फ्रेमवर्क हमें आइडेंटिफाई हुआ है। ठीक होगी बात।
इसको हम करते हैं जी नेक्स्ट वाले को ओपन। मैनुअल डिस्कवरी में sitemap.xml है। हमने जैसे पहले बात की थी कि काफ़ी सारे लिंक्स ऐसे हो सकते हैं कि जो डिफ़िकल्ट टू नेविगेट हैं। मिसाल के तौर पे जो कॉमन है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, वो तो यूज़र ढूंढते रहेंगे, सर्च इंजन को भी पता लग जाएगा कि यार ये कॉमन लिंक्स हैं जो यूज़र ओपन करते हैं, वो उनको ऊपर रैंक करेगा बाकी लिंक्स की निस्बत। पर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सर्च इंजन को पता ही ना चले कि इसमें कैसा लिंक है और आपके पास वो डेटा अवेलेबल है जो जिसमें कोई यूज़र्स इंटरेस्टेड हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप अपनी वेबसाइट का ना एक नक्शा बनाते हो, एक sitemap.xml की फाइल बनाते हो जिसके अंदर आप सारे के सारे लिंक्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो हम अपनी वेबसाइट की जो है वो फाइल ओपन करते हैं sitemap.xml। आप देखें इसके अंदर इसने लिंक्स लिखे हैं /news/news-article आर्टिकल नंबर 2। तो इसके पास जो भी लिंक्स है इसने सारे यहाँ पे लिख दिए। तो इसने सर्च इंजन का काम काफ़ी आसान कर दिया। प्लस इसने एक ऐसा लिंक भी इसके अंदर लिख दिया है जो वैसे डिफिकल्ट टू नेविगेट हो सकता है, जैसे सीक्रेट एरिया, वी डोंट नो कि ये कहाँ पे था, ये पेज कहाँ पे आपको रीडायरेक्ट करता है, क्योंकि इसका कोई नेविगेशन का पेज हमें वैसे नहीं मिला था। बट यहाँ से सर्च इंजन इसको इजीली अपने पास नोट डाउन कर लेगा और अपने सर्च इंजन में दिखाएगा। तो हम क्या करते हैं जिसको कॉपी करके देखते हैं कि इसके अंदर है क्या, /सीक्रेट एरिया के अंदर। तो इसको आप करें पेस्ट एंड गो। यू फाउंड द साइट मैप एंड पॉइंट। तो आपको sitemap.xml की भी फाइल देखनी है कि कोई ऐसा लिंक इसके अंदर इंटरेस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इंटरेस्ट कुछ ऐसा है जो आपको किसी ऐसे पेज पर रीडायरेक्ट कर दे जिसमें आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो हमने साइट मैप की चीज़ भी देख ली। द नेक्स्ट थिंग इज HTTP हेडर। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रेमवर्क जो है उसका अगर आपको पता चल जाए कि जैसे ये फॉर एग्जांपल PHP है तो आप सिर्फ PHP की वल्नरेबिलिटीज़ ही वेबसाइट पे फाइंड करने की कोशिश करोगे। इसी तरह अगर ASP है तो सिर्फ ASP की वल्नरेबिलिटीज़ ही फाइंड करने की कोशिश करोगे। इन द सेम वे हम ये इन्फॉर्मेशन गैदर कैसे करेंगे कि जी वेबसाइट का वर्जन, उसका OS, उसका वेब सर्वर का नाम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्या चीज़ें हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सी कमांड है, जैसे हमने कर्ल की कमांड से चीज़ डाउनलोड कर ली थी। तो इसको आप सिंपल लिंक पास करो और उसको -v कर दो कि बॉस मुझे ना इसकी जो HTTP के हेडर्स हैं वो दिखाओ। HTTP के हेडर में जो है ना नॉर्मली क्या होता है कि जो हम वेबसाइट्स हम यूज़ करते हैं वो HTTP प्रोटोकॉल पे चल रही होती हैं। इस HTTP के पैकेट में जो है ना हमारी रिक्वेस्ट क्राफ्ट होकर सर्वर के पास जाती है और वही वहाँ से वापस HTTP के पैकेट में ही हमें रिप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, तो हम HTTP के हेडर्स को पढ़ के भी इंफॉर्मेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सा सर्वर होगा। तो आप क्या करो कि आप एक तो इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर आप लिखें कर्ल और उसके बाद आप IP लिख दें। इसके अंदर आप इसको बताएं कि ये वेबसाइट का एड्रेस है और फिर आप -v का करें कि जो डिटेल्स हैं ना मुझे वो भी चाहिए साथ। ठीक है, इसने सर्वर को कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद आप इसको देखें कि इसने जो हेडर्स थे, एक मिनट सॉरी, ये देखें जी, ये चीज़ इसने हेडर्स हमें दिखाया कि Nginx का सर्वर है, उसका वर्जन भी बता दिया और इवन के OS भी बता दिया। तो हम विंडोज़ वाली वल्नरेबिलिटीज़ तो चेक नहीं करेंगे ना इस मशीन पे, Nginx की चेक करेंगे, उसके इस वर्जन की चेक करेंगे और Ubuntu का। हमने 3 तरीके से अपनी रिसर्च को नैरो डाउन कर लिया है। और प्लस हेडर्स के अंदर एक इन्फॉर्मेशन और ट्रांसमिट हो रही है जिसका नाम है X फ्लैग, और उसके अंदर एक फ्लैग भी लिखा हुआ है जो जिसका मकसद सिर्फ आपको ये शो कराना था कि यू मस्ट लुक एट द हेडर्स के उनके अंदर क्या चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं। ठीक होगी बात, ये हम यहाँ पे फ्लैग पुट कर देंगे। मैनुअल डिस्कवरी में नेक्स्ट थिंग है फ्रेमवर्क स्टैक। फ्रेमवर्क स्टैक क्या चीज़ है, हमने देखा था इससे पिछले में कि कैटेगरी में कि फ्रेमवर्क हमको फाइंड करना है और हम OS की वेबसाइट से फाइंड कर सकते हैं। उसने कहा कि जब फ्रेमवर्क फाइंड कर लो ना आप, तो उसकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो कि वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन में या कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ में कोई ऐसी बात लिखी है जो आपके मकसद की हो सकती है। तो हमने फाइंड किया था कि हमारे पास जो वर्जन चल रहा है वो कौन सा था। एक मिनट उसको देखते हैं। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करो। उसने क्या कहा, डॉक्यूमेंटेशन फॉर द फ्रेमवर्क इज प्री इंस्टॉल्ड इन योर वेबसाइट एडमिन पोर्टल। डॉक्यूमेंटेशन कहता है आपको साथ मिलेगी जब आपने ये काम किया होगा ना, जब फ्रेमवर्क के ऊपर वेबसाइट बिल्ड की होगी तो ये डॉक्यूमेंटेशन साथ होती है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आप इस पेज पे आओ /thm-framework.login। तो उस पर एडमिन से आप लॉगिन हो सकते हैं। इसका मतलब कि एक डिफॉल्ट पासवर्ड एग्जिस्ट करता है इस पेज के थ्रू अगर वेबसाइट में आपने आना है। ठीक है, हो सकता है डेवलपर को इसका आइडिया ना हो और वो इस पेज को इसका पासवर्ड नहीं चेंज किया हो या इसको भूल गया हो। तो हम यहाँ Ctrl+V करते हैं, पेस्ट कर लें जी। Ctrl+V तो नहीं चला, ओके ये हमने गूगल में क्यों सर्च कर लिया, इसको हम यहाँ पेस्ट करेंगे। ये इसको गूगल में क्यों उठा रहा है, /thm framework-login। चीज़ तो ठीक कॉपी की है, इसको हम ओपन करते हैं जी। यहाँ से पहले वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ मैं स्लैश करके लिख देता हूँ। ओके, ये देखें एक स्पेस आ रही थी जिसकी वजह से ये इशू आ रहा था। तो इसको आप एंटर प्रेस करें।
ठीक है, इसने ये पेज ओपन कर दिया और इसमें इसने बताया कि एडमिन का लॉगिन एग्जिस्ट करता है, तो चेंज डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स ने हमें दिखा दिया, ये वाला फ्लैग दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह आपने अगर कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर भी रहे हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड आपने ख़त्म करना है। नेक्स्ट थिंग इज़ OAuth, गूगल डॉर्किंग या गूगल हैकिंग। ठीक है, इसमें अब क्या होता है कि एक तो जो आप नॉर्मल गूगल इस्तेमाल करते हैं, आप सिंपल लिखते हो कि जो भी वर्ड्स लिखोगे उसके अगेंस्ट गूगल आपको कुछ चीज़ें ढूंढ के ला देगा। ट्रेंडिंग लैपटॉप्स आपने लिख दिया, ठीक है, तो इसने आपको ट्रेंडिंग लैपटॉप्स दिखाने शुरू कर देने। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि मुझे ट्रेंडिंग लैपटॉप्स तो देखने हैं बट मुझे सिर्फ लिनोवो की साइट में देखना है, मुझे और कहीं नहीं देखना, तो ये कीवर्ड होता है। तो आप यहाँ पे साइट लिखो और लिनोवो लिख दो, लिनोवो। ठीक है, lenovo.com शायद कोई साइट है, आई थिंक सो होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको लैपटॉप सभी भी नज़र आ रहे हैं और पर वेबसाइट जो है वो lenovo.com के अंदर अब आपको ये रिजल्ट्स जो हैं रिटर्न हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ना, ये साइट करके, और एक और भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इन टाइटल, अगर आप चाहते हो कि जी टाइटल में एडमिन आ रहा हो जो भी वेबसाइट्स खुलें, ठीक है, तो उसके लिए आप ये चीज़ कर सकते हो, इन टाइटल लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है, इसके टाइटल में क्या चीज़ आ रही है वो देख लेते हैं जी, इसको लिंक को लोड हो लेने दें। तो इसके टाइटल में भी यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि लॉगिन एडमिन आ रहा है। तो ये जी गूगल हैकिंग या गूगल डॉर्किंग इसको कहते हैं कि आपको ये कीवर्ड्स अगर पता है तो उसकी मदद से आप अपनी रिसर्च को रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ वेब एनालाइजर। वेब एनालाइजर एक ऐसी एक्सटेंशन है कि जो OS इंट की कैटेगरी में इन्होंने रखी है, और इसको अगर आप कोई वेबसाइट का लिंक पास करते हो तो ये आपको बताती है कि इस वेबसाइट का क्या टेक्नोलॉजीज़ होंगी, ये किस तरह बिल्ड हुई है। ठीक है, इसमें कौन से प्लगइन्स इस्तेमाल हुए हैं, पेमेंट के प्रोसेसेस कौन से हैं, तो इसमें हम कौन सी कोई सिंपल सी वेबसाइट पास कर सकते हैं। सिंपल तो स्मॉल वेबसाइट हो जाए अगर 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 तो हम वो इसमें पास कर दें, कोई ब्लॉग की वेबसाइट पास करते हैं, देखते हैं जी। ठीक है जी, हम इसको पास कर देते हैं, ये जी neelpatel.com लिखा हुआ है, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग दैट जनरेट $3817 अ मंथ। ठीक है जी, हम इस URL को कॉपी करते हैं और आप इसको यहाँ पेस्ट कर दो सर्च के अंदर, इसको हम करते हैं बंद। तो आई डोंट नो कि इसको साइन अप रिक्वायर्ड होगा या नहीं होगा, तो आप इसकी टेक्नोलॉजी लुकअप पे क्लिक कर दें तो ये इसकी कुछ ओके इसको साइन अप रिक्वायर्ड है, विच आई एम नॉट गोइंग टू साइन अप। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अगर आप पास करेंगे तो ये आपको इसकी टेक्नोलॉजी लुकअप करके दे देगा। इसके अलावा एक और भी वेबसाइट है नेटक्राफ्ट के नाम से, जो इन्होंने तो नहीं लिखी, मैं आपको बता देता हूँ। नेटक्राफ्ट भी यही काम कर रहा होता है कि अगर आप इसको वेबसाइट का लिंक पास करें तो ये आपको उसकी डिटेल्स निकाल के देगा। इसमें हम वही वाला जो ब्लॉग मैंने ओपन किया था उसकी डिटेल्स हम फैच करेंगे, इसके अंदर पास कर देते हैं। जब तक लिंक ओपन होता है हम नेक्स्ट चलते हैं। वेब एनालाइजर के बाद एक चीज़ है वे बैक मशीन। वे बैक मशीन एक क्या है जी, आपको इस URL के अगेंस्ट ये वाला कंटेंट रेंडर हुआ तो इसमें डेवलपर की मर्जी थी, उसने अपनी मर्जी से किया। हो सकता है कि अगर आप 1 महीने बाद ये वाला लिंक ओपन करें तो यहाँ पे आपको कमिंग सून का पेज नज़र आ जाए, कुछ और नज़र आ जाए, तो इसका मतलब बाय द टाइम ये वाला कंटेंट जो है URL के अगेंस्ट चेंज हो सकता है। तो वे बैक एक ऐसा URL है, एक ऐसी मशीन है कि जो आफ्टर सम टाइम वेबसाइट्स की स्नैपशॉट्स लेके आपके पास रख लेता है कि अगर मैं चाहूँ ना कि 6 महीने पहले इस URL पे क्या चीज़ रेंडर होती थी वो दिखाओ, 1 साल पहले क्या थी वो दिखाओ। तो अगर आप प्रीवियस चीज़ें देखना चाहते हो और आपको लगता है कि उसमें आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो यूज़फुल है, तो आप वे बैक मशीन को इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेरे पास नेटक्राफ्ट तो खुल चुका है, इसके अंदर मैं यहाँ पर साइट रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ, चले ठीक है, और इसमें हम सर्च करते हैं, ये कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे जी वे बैक मशीन की। वे बैक मशीन का जो लिंक है वो आप ओपन कर सकते हैं archive.com/web के नाम से। तो ये आपको दिखाएगा जी कि प्रीवियस स्नैपशॉट्स किसी भी वेबसाइट की, मतलब अगर तो उसने उसको स्क्रैप नहीं किया था तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते, बट ये काफ़ी सारी स्क्रैप करके रखता है। तो हमने neelpatel.com की जो वेबसाइट थी उसको हमने देखा है नेटक्राफ्ट से, तो ये अब आपको उसका बैकग्राउंड बता रहा है कि किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, IP की डिटेल्स बता देगा। इसके अलावा ये आपको नीचे आ जाएं आप, इसकी मतलब एक्सटेंसिव डिटेल आपको बताएगा, साइट की टेक्नोलॉजी क्या थी, सर्वर साइट पे क्या है। ठीक है, सारा कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि JQuery, गूगल टैग मैनेजर, इस तरह मतलब इसने बहुत कुछ यूज़ किया हुआ। ठीक है,
और PHP की एप्लीकेशन है, वर्डप्रेस पे चल रही है, और आप देख सकते हैं कि कौन से हेडर्स इसने सेट किए हैं, कौन से हेडर सेट नहीं किए, सबकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आती है। वेबैक मशीन भी हम देख चुके हैं जी। वेबैक मशीन में आपको बताया था कि ये देखें आपके पास डेट्स आ रही हैं कि इस डेट की जो है 1997 की भी इसके पास स्नैपशॉट पड़ी है। कैन यू बिलीव दैट? तो इस तरीके से इसकी 2004 की स्नैपशॉट पड़ी है। हो सकता है अब आप इसको खोलें तो ये कोई और ही आपको चीज़ डिस्प्ले कराए। वापस आ जाए जी। वेबैक मशीन भी हम देख चुके हैं। टास्क नंबर 9 हैज़ बीन कंप्लीटेड। टास्क नंबर 10 इज़ गिटहब। गिटहब क्या है जी? गिटहब से पहले आपको गिट समझना है। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है कि जब आप कोई कोड करते हैं या कोई काम करते हैं या टीम में काम करते हैं तो आप चाह रहे होते हैं कि जो भी आपने काम किया है उसका साथ साथ ट्रैक मेंटेन रहे। ठीक है, अगर आपको किसी भी स्टेप पे वापस किसी मोमेंट पे जाना पड़े तो आप जा सके। मिसाल के तौर पे मैंने एक कोड आज काम किया, सब कुछ ठीक चल रहा था, कल कुछ और काम किया, बट उसने कोई इशू क्रिएट करना शुरू कर दिया, तो आई वांट टू गो बैक टू माय यस्टरडेज वर्क। तो उसके लिए ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम होते हैं जो अर्लियर वर्जन्स को मेंटेन रखते हैं। तो जब टीम्स काम करती हैं वो भी ऐसे ही करती हैं, क्योंकि मल्टीपल लोग मल्टीपल मॉड्यूल्स पे काम करते हैं, तो इन दी एंड वो सारे मर्ज होकर आपके पास एक सिंगल कोड की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो इसके अंदर भी क्या है कि जो गिटहब है हमें काम देती है इसकी। गिटहब जो है ये एक ऑनलाइन फॉर्म है बस गिट की। ठीक है, इसके ऊपर आप ऑनलाइन रिपोजिटरीज प्राइवेट पब्लिक पड़ी होती हैं। तो सम ऑफ द केसेस में जो कंपनीज़ के ऑनलाइन सोर्स कोड पड़े होते हैं उनके अंदर हो सकता है कुछ हार्ड कोड रह गया हो, कुछ कोड एम्बेड हो गया हो, तो उसकी मदद से भी हमको इन्फॉर्मेशन ऐसी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो नॉर्मली हम नहीं देख सकते। नेक्स्ट चीज़ है जी S3 बकेट्स। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और अमेजॉन AWS ये दो जाइंट्स हैं जी क्लाउड होस्टिंग के। ठीक है, ये हमें जैसे गूगल ड्राइव आप लोगों को पता होगा सबको कि उसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, इस तरह अमेजॉन AWS की जो है ना S3 बकेट्स हैं। ठीक है, आप बकेट परचेज करते हो और उसके अंदर आप अपनी प्राइवेट डेटा या पब्लिक डेटा या इवन कि आप उसको राइटेबल भी कर सकते हो कि कोई भी उसके अंदर कोई डाटा लिख दे। ठीक है, तो अगर इसकी परमिशन जो है ना ये अच्छा कंपनी ये चीज़ परचेज करती हैं ये वाली बकेट्स, तो अगर किसी ने इसकी परमिशन गलत रख दी हैं, ठीक है, और वो डेटा जो वो चाह रहा है कि बाकी लोग ना देखें, ठीक है, वो इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो दैट वुड बी अ मेस। ठीक है, तो कोई भी आपका वो डेटा पढ़ सकता है। इसका जो URL का लास्ट थिंग है s3.amazon.aws.com ये सेम रहेगा, और यहाँ पे जो भी उस जिस बंदे की वो बकेट है उसने जो डिसाइड किया वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हम इसको गूगल हैकिंग वाली जो एग्जांपल थी उसके जरिए भी देखते हैं कि मुझे जी वही वाली बकेट्स चाहिए। मुझे सिर्फ S3 की बकेट्स जो है ना सर्च रिजल्ट्स में चाहिए, और स्टार्ट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टैरिक डैश करके पब्लिक लिख दें। ठीक है, तो मुझे यही वाली साइट्स जो है ना ये ओपन करनी है। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं जी कोई ऐसी S3 की बकेट ओपन होती है। देखिए KPP डैश पब्लिक। ठीक है, KPP डैश पब्लिक ये कोई और खुल गई हमारे पास। ठीक है, ये किसी KPP वाली ही ज़्यादा खुल रही हैं। ठीक है, इसके अलावा भी होंगी बट यही हमारे पास खुल रही है। मैं इसको जाता हूँ 5th पे चला जाता हूँ, वहाँ पे भी यही वाली ये देखें एक और भी आ गया पॉलीविनाइल डैश पब्लिक। ठीक है, तो लोगों ने ये S3 की बकेट्स परचेज़ की हुई हैं और यहाँ से हम इसको ओपन करके इसके अंदर का डाटा देख सकते हैं। तो आपको अगर आपने S3 की बकेट परचेज़ की है तो उसको भी सिक्योर करना ज़रूरी है। द लास्ट थिंग इज़ ऑटोमेटेड डिस्कवरी। ऑटोमेटेड डिस्कवरी में क्या होता है कि अगर आपने हंड्रेड्स और मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट भेजनी है ख़ास चीज़ को चेक करने के लिए तो मैनुअली करेंगे तो इट वुड टेक अ लाइफ टाइम। तो इसके लिए आपके पास वर्ड लिस्ट होती हैं और ऑटोमेटेड टूल होते हैं। वर्ड लिस्ट क्या है जी? टेक्स्ट फाइल है दैट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज वर्ड्स कैन कवर मैनी डिफरेंट यूज केसेस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आप चाहते हो कि किसी का अकाउंट आपने बाईपास करना है, तो आपको आप एक चांस लगा लो ना कि अगर आपको कोई 10,000 कॉमनली यूज पासवर्ड दे दे तो हो सकता है उसमें से कोई ना कोई हिट कर जाए। तो बस 10,000 पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेंगे? इस तरह की एक वेबसाइट ये एग्जिस्ट करती है, गिटहब की रिपोजिटरी है डैनियल मिसलर की सेकलिस्ट के नाम से। इसके अंदर से आपको पासवर्ड्स बहुत सारे मिल जाएंगे जो आप यूज़ करके ऑटोमेट कर सकते हैं अपने प्रोसेस को, क्योंकि एक एक पासवर्ड मैनुअली हाथ से लिखना इज़ अ टफ थिंग टू डू। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे पासवर्ड्स की कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। इसके अंदर आपके पास कॉमन क्रेडेंशियल्स भी हैं, तो इसके अंदर ये बहुत बड़ी बड़ी फाइलें भी हैं, छोटी फाइलें भी हैं। ठीक है, 500 वर्स्ट पासवर्ड की एक फ़ाइल है। ठीक है, इसके अंदर वर्ड्स लिखे हैं कि ये लोग वर्स्ट पासवर्ड हैं जो लोग रखते हैं, तो विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई जो है ये आपके पास सॉल्व हो सकते हैं, मतलब क्रैक हो सकते हैं। ऑटोमेशन के टूल क्या हैं? 3 टूल इन्होंने बताए हैं, FF के नाम से, गो बस्टर और डर बस्टर के नाम से। अच्छा, एक चीज़ आप और देखिए, हम क्या ब्रूट फोर्स करके देखते हैं कि जैसे जी ये तो हमने किया था ना, स्लैश हम लिखते हैं न्यूज़ तो ये तो खुल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम स्लैश कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे तब भी खुल जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसे लिंक्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका हमें पता ही नहीं है। ये जैसे मिसाल के तौर पर स्लैश टेस्ट लिखूँ तो कुछ ऐसी चीज़ खुल जाए। इसने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, मैं कहता हूँ जी स्लैश एडमिन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? ठीक है, अब इसने कहा नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं एग्जिस्ट करता, पर हो सकता है कि इस तरह का कुछ एग्जिस्ट करते हैं जिसका मुझे नहीं पता। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक ऑटोमेटेड टूल्स हैं 2-3, FF है, डर भी है और गो बस्टर है। इनमें से किसी को यूज़ करके देखता हूँ। तीनों सेम काम कर रहे हैं। देखें, जैसे FF इसने अपना नाम लिखा टूल ने, डर भी और गो बस्टर। फिर आपको क्या करना होता है, URL बताना होता है। जैसे इसने -u से URL बताया और स्लैश करके लिखा कि यहाँ पे एक वर्ड पुट करके देखो।
इसने क्या किया, डरबी ने इसको सिर्फ यूआरएल पास किया, ठीक है, और साथ यहाँ से वर्ड लिस्ट पास कर दी, ठीक है, कि ये वाले वर्ड्स यहाँ से उठाने हैं और यहाँ साथ साथ लगाने हैं। गोबस्टर भी ये करता है कि यूआरएल ये वाला है और वर्ड लिस्ट आपने यहाँ common.txt उठानी है सेक लिस्ट वाली डाउनलोड करके, और इसको डायरेक्टरी ब्राउजिंग मोड में ये डायरेक्टरी वाली फाइंड्स करने वाला चक्कर है, ये जो हम एक एक वर्ड साथ लगा के देख रहे हैं। तो हम इसमें से गोबस्टर वाले को चला लेते हैं, ठीक है। तो मैं इस टाइम कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है जी, मैं इस टाइम ls करके आपको दिखाता हूँ जी। ये इसके अंदर मैं इस टाइम वेब कंटेंट वाली जो डायरेक्टरी थी ना जो इन्होंने बताई थी, मैं उसमें cd करके पहले चला गया था, ठीक है। इसके अंदर common.txt की फाइल पड़ी है जो हमें पास करनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे गोबस्टर, ठीक है, और यूआरएल मुझे देखने दीजिए, यही वाला है 10.10.163.184, ठीक है, 10.10.163.184, 10.10.163.184, ये हम यहाँ पे प्लग कर देंगे। common.txt की फाइल पास कर दी, इसके अंदर काफ़ी सारे डेटा होगा, ठीक है, और हमने यूआरएल पास कर दिया और कहा कि गोबस्टर की मदद से इसको ढूंढें कि अगर इसके अंदर कोई लिंक्स एग्जिस्ट करते हैं इस तरह के। तो जी ये अब इसको चलाना शुरू कर दिया है इसने। अब देखते हैं जी कोई इस तरह के पेजेस हिडन फाइंड होते हैं या नहीं फाइंड होते। तो इसके नेक्स्ट इसमें क्या चीज़ है जी, ठीक है, ये कह रहा है कि ये दो, क्योंकि पेज सॉल्व किया हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको आंसर नज़र आ गए हैं पहले से ही। तो चलें खैर देखते हैं कि ये इसने कुछ फाइंड किया या नहीं। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये थ्रेड्स की भी वैल्यू हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ फास्ट एग्जीक्यूट करानी है तो आप यहाँ 10 की बजाय 64 थ्रेड्स लिख दो, ठीक है, 100 थ्रेड्स लिख दो, ठीक है, तो इतना फास्ट ये चीज़ चलेगी। स्लैश एसेट्स आपको पता है जी, आपको एक आपने पहले देखा था पिछले भी जो रूम था वॉकिंग एंड एप्लीकेशन में कि स्लैश एसेट्स का फोल्डर तो एग्जिस्ट करता है इसके साथ, ठीक है। तो अभी देखते हैं जी कुछ और फोल्डर भी मिलते हैं या नहीं मिलते, तो हमें इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। स्लैश कॉन्टैक्ट का आपको पता है कि स्लैश कॉन्टैक्ट का तो लिंक उसने नेविगेशन पैनल में दिया हुआ है, स्लैश कस्टमर का लिंक उसने नेविगेशन पैनल में दिया हुआ है। राइट नाउ जो ये ढूंढ रहा है उसका हमें पहले ही पता है। अच्छा, development.log एक ऐसी चीज़ है जिसका हमें पहले नहीं पता था, तो हम इस पर क्लिक करके देखते हैं जी development.log में क्या पड़ा हुआ है जी। डेवलपमेंट इसमें क्या पड़ा है जी, ओके, यू डिस्कवर्ड द लॉग फाइल, यस वी हैव बाय यूजिंग द ऑटोमेटेड टूल। तो एक तो फाइल हमें ये development.log की मिली है एक्स्ट्रा, जो हमें नहीं ऑलरेडी पता नहीं था। अब नेक्स्ट फाइल कौन सी मिलती है, अगर कोई मिलती है तो देख लेते हैं जी। बकौल इसके हमें जो फाइल मिलेगी वो है मंथली, ठीक है, ये जो मैंने पहले ही ढूंढी हुई थी और इसके अंदर लिखा भी हुआ है मंथली में। वैसे देख लेते हैं कि कुछ मिलता भी है या नहीं। यू डिस्कवर्ड द डायरेक्टरी, ठीक है, उसने हमें बता दिया कि जी आपने डायरेक्टरी भी फाइंड आउट कर ली है। ये देखें जी, इसने भी ढूंढ के हमें बता दिया, सही है, यहीं से मैंने उसको लिखा था और मुझे मिल गया। तो गोबस्टर एक ऐसा टूल है कि जो उस common.txt फाइल में से वैल्यूज उठाई जा रहा है और साथ जोड़ के चेक कर रहा है, जिसका स्टेटस कोड 200 आ गया। इसका मतलब कि वेब सर्वर उसका रिस्पॉन्स करेक्ट रिटर्न करता है कि हाँ मेरे पास ये पेज एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम द कंटेंट डिस्कवरी रूम ऑफ ट्राई हैक मी। मिलते हैं जी अगले रूम में इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह हाफ़िज़।